हमारे देश में 400 केजी आरडीएक्स आ सकता है, लेकिन इतनी बड़ी सिक्योरिटी हमारे देश की एक जवान किसी नेता से नहीं मिल सकता, किसी नेता से बिना परमिशन, बिना उसके नहीं मिल सकता, क्योंकि वहाँ पे इतनी बड़ी सिक्योरिटी है। लेकिन उसी देश के अंदर जो सिक्योरिटी कर रहा, उसके अंदर 400 केजी का आरडीएक्स आ जाता है। हमने बहुत सारे बच्चों को सुबह शाम दौड़ते हुए देखा है। देखा इसलिए है क्योंकि उनका सपना है फौज में जा करके देश की सेवा करना, और आप कह रहे हैं कि चड्डी बंडी और पता नहीं क्या क्या बच्चों को घुमाना टहलाना उनके पर्सनल काम के लिए आप लोगों को भेजा जाता है। हमने सुना कि आपको भगोड़ा घोषित कर दिया गया था, ठीक है, कब किया गया? तो हम हिंदुस्तान के फौजियों की आवाज़ कौन उठाएगा, हमारी पीड़ा को कौन समझेगा? हमारी हत्याएं हो रही हैं, सिर्फ आप पॉलिटिकली बयान दे रहे हैं कि अग्निवीर से देश की सुरक्षा को खतरा है। आपको याद ही होगा कि हमारे सेना के एक जवान ने सेना में जवानों को दिए जा रहे खाने का जब सवाल उठाया तो उसे बीएसएफ से बर्खास्त कर दिया जाता है। पंद्रह अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके बाद हमारे देश की सीमाओं की निगहबानी हमारे देश की सेना की जिम्मे आई। हमारे देश के ये वीर जवान, सेना के ये जवान हमारे देश की सरहदों की सुरक्षा करते हैं ताकि हम चैन से रातों को सो सकें, हमारे परिवार के लोग चैन सुकून से रह सकें। वो रहते भी इसी कारण हैं क्योंकि सेना का जवान 24 घंटा हमारे सरहद की निगहबानी करता है, उसकी निगरानी करता है। लेकिन आज जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि हमारी सेना का जवान बॉर्डर को छोड़ करके हाथों में कटोरा लेकर के गली गली घूम रहा है और सरकार से और सिस्टम से न्याय की गुहार लगा रहा है। इनकी बातों को सुना जाना चाहिए क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि अगर इनके मामले सच नहीं है तो सेना को बदनाम करने के जुर्म में इन दोनों को जेल में ठूंस देना चाहिए। क्यों ये भारत की सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं अपने गलों में ये तख्ती लटकाए हुए और देश का आन बान शान, हमारी जान तिरंगा हाथों में लेकर के? इनसे जरूर पूछना चाहिए कि आखिर आप लोग गली गली घूम करके सेना की बदनामी क्यों कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले इनका पक्ष जरूर सुना जाना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई जिसकी वजह से शरीर पर वर्दी डाले ये लोग अपनी जिम्मेदारी को छोड़ करके आज गली गली घूम रहे हैं। सवाल बड़ा गंभीर है और इसका जवाब इन्हीं दोनों लोगों के पास है जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत का सिलसिला शुरू हो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे साथ हरेंद्र कुमार यादव जी हैं, जिन्हें सेना में कभी भगोड़ा घोषित कर दिया गया है ना, भगोड़ा घोषित कर दिया गया और ये अपने गले में तब से तख्ती लटकाए घूम रहे हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, चाय बेचने वाला हमें बेच रहा है। भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो दिल नहीं वो पत्थर है जिसमें देश का प्यार नहीं। नौकरी नहीं देश बचाना है, अग्निवीर हटाओ, भारतीय सेना बचाओ, भारतीय सेना बचाओ। हिंदुस्तान की सुरक्षा व हिंदुस्तान को बचाओ, भारतीय सेना से सहायक प्रथा बड्डी सिस्टम हटाओ। जवानों का शोषण हो रहा है, हो रही हत्याएं को रोको। भारत की मरी हुई मीडिया को आईना दिखाना है, नए भारत को नपुंसक तथा गुलाम बनाया जा रहा है। 400 किलो आरडीएक्स कैसे आया, कोई जवाब दे सकता है क्या? 40 जवानों की शहादत का गुनहगार कौन था? बहुत बड़े सवाल हैं और इन सवालों को पढ़ने के बाद मैं सीधा इनसे सवाल करूंगा। हरेंद्र भाई, कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लिया है क्या आपने? अब ये तो हम बता नहीं सकते भैया, अगर इसकी जांच कराई जा सकती है कि मैंने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की है। विपक्ष कहता है कि अग्निवीर हटाओ, आप भी कह रहे हैं अग्निवीर हटाओ। बिल्कुल सर, हम कह रहे हैं उसके लिए। अब आपने कहा ना पॉलिटिकल, बिल्कुल ये देखो, ये ज्वाइन किया हूं मैंने। अच्छा, राहुल गांधी के साथ? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी जी से मिला था, इनसे कहा था। क्या कहा था आपने? कि सर हमारी हत्याएं रोको, सर जवानों का जो शोषण हो रहा है उसे रोको। लेकिन इनकी हिम्मत ना हुई थी कि ये बात करें। कहे थे उस टाइम पे लाइव चल रहा था टीवी, तो इन्होंने कहा था कि नहीं, हाँ बिल्कुल, हम आपकी हिफाजत करेंगे। और उसी अंदाज में देखिए फोटो खिंचाया हुआ था कि बिल्कुल हम आपकी हिफाजत। मुझे लगता है कि ये जो तस्वीर है इसे देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये भारत जोड़ो यात्रा या भारत न्याय यात्रा के अंतर्गत ली गई तस्वीर जी, न्याय यात्रा की। न्याय यात्रा के दौरान आपकी मुलाकात हुई? जी हाँ, और उसमें देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है।
उसमें ये भी देखिए, आप पूछ रहे हैं ना कोई पार्टी ज्वाइन कर लिए क्या, उसमें ये भी पढ़ के सुनाइए आप कि मैंने उन्हें क्या। डरो मत का नारा देने वालों की आंखों में मैंने डर देखा है। अच्छा, राहुल गांधी की आंखों में आपको डर दिखाई दिया? बिल्कुल सर, जब मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारी हत्याएं हो रही हैं सर, अगर इस पे एक जांच होनी चाहिए सर, या हमारे साथ ऐसा हो रहा, हम जवानों की पीड़ाएं हैं सर, इसको सुनिए सर। तो उस टाइम पे वो कह देते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाइव चल रहा होता है, तमाम मीडिया हाँ खड़ी हाँ होती है। कर देते हैं। हाँ नहीं नहीं, हाँ हाँ नहीं बोला, भैया इसको मैं बाद में देखूंगा, मैं इसको बाद में देखूंगा, बाद में आपसे बात करूंगा। लेकिन उसके बाद से लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हैं और तमाम कि मैं हिंदुस्तान के हर दबे कुचले लोगों की आवाज़ को उठाऊंगा। तो हम हिंदुस्तान के फौजियों की आवाज़ कौन उठाएगा, हमारी पीड़ा को कौन समझेगा? हमारी हत्याएं हो रही हैं, सिर्फ आप पॉलिटिकली बयान दे रहे हैं कि अग्निवीर से देश की सुरक्षा को खतरा है। आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। आप एक भारत जोड़ो, ये सारी यात्राएं ठीक है आपकी, एक अग्निवीर हटाओ, हिंदुस्तान बचाओ, भारतीय सेना बचाओ यात्रा आप क्यों नहीं निकाल सकते? अब भाई तमाम साहब, राजनीतिक बयान दे रहे हैं। आप तमाम चीजें कर लीजिए, तमाम यात्राएं निकाल लीजिए, तमाम तरीके से भारत को जोड़ करके देख लीजिए, सारी बातें ठीक है, लेकिन सेना को छोड़ करके नहीं किया जा सकता ये। तो वही कह रहा हूँ ना कि सेना को कम से कम इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए ना। अब यही चीजें आपने कहा सबसे पहला, क्या आपने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली क्या? ये देखिए, रक्षा मंत्री महोदय जी से मैं कहता हूं कि मैं लाइव डिबेट करने के लिए इस पे तैयार हूं। आप किसी अधिकारी को क्यों गए आपने, थे रक्षा मंत्री के पास? सर यही हमारी पीड़ाएं हैं सर, कि हमारी हत्याएं कराई जा रही हैं, हमारे जवानों का शोषण हो रहा है सर। ये देखिए, इस शोषण के तहत ही जवान, ये हमारा भाई, ऐसे तमाम लोगों की, तमाम लोगों को आपने यहाँ पे भेज दिया बड्डी जाता है। बड्डी लिखा है, बड्डी सिस्टम हटाओ। क्या है बड्डी सिस्टम ये? सर बड्डी सिस्टम, यही पार्लियामेंट में इसका चर्चा होता है, तो वहाँ पे हमारे रक्षा मंत्री महोदय जी कहते हैं कि बड्डी सिस्टम ये है कि जब वार सिचुएशन पे या किसी ऑपरेशन के दौरान अगर किसी जवानों की कैजुअलिटी होती है या उसे कोई चोट लगती है, उस दौरान एक दूसरे की मदद करने वाला बड्डी होता है। लेकिन इस बड्डी का मिसयूज किया जा रहा सर। इस बड्डी को वहाँ पे नहीं, इस बड्डी को अधिकारियों के घरों में, उनके मैडमों के, उनके पर्सनल, उनके बच्चों के, उनके कुत्तों को, उनके बक्सों को उठाने के लिए, इन सब चीज़ों की सेवा करने के लिए लगाया जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं हरिंदर भाई। हम लोगों ने तो ये सुना है, हमने बहुत सारे बच्चों को सुबह शाम दौड़ते हुए देखा इसलिए है क्योंकि उनका सपना है फौज में जा करके देश की सेवा करना। और आप कह रहे हैं कि चड्डी बंडी और पता नहीं क्या क्या बच्चों को घुमाना टहलाना उनके पर्सनल काम के लिए आप लोगों को भेजा जाता है। सर एक अभी गवाह एक ही चाहिए होता है ना? बिल्कुल, गवाह एक चाहिए होता है। हमारे साथ एक भाई यहाँ पे खड़ा है, एक भाई तो यहाँ पे खड़ा है, एक आपसे भाई भी ने, पर्सनल काम कराए जाते थे क्या? कराए जाते हैं सबसे सर, कराए जाते हैं सबको सर, कराए सबसे जाते कराए जाते हैं। 1950 एक भाई यहाँ पे खड़ा है, एक भाई इस वीडियो में आपको करता हुआ नजर आ रहा है, तमाम लोग मैसेज फोन कर रहे हैं। एक भाई ने मेरे हर डॉक्यूमेंट पे साइन करके दिया हुआ है कि नहीं, ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मैं कह रहा हूँ, यानी जो हमारे बच्चे दौड़ के तैयारी कर रहे हैं सेना में जाने के लिए, उनके साथ भी धोखा होने वाला है। सर ये वीडियो आप सुनिए, सिर्फ वही नहीं है, क्या ये हमारा प्रशिक्षण भी नहीं कराया जा रहा है। क्या सुनिए, बना पेंट कर रहे हैं? ये भाई कर रहे हैं कुछ फैमिली क्वार्टर में, स्टेशन हेडक्वार्टर का काम कर रहे हैं। स्टेशन हेडक्वार्टर का आप काम कर रहे हैं, फैमिली क्वार्टर में आके आए। हाँ भाई, यहाँ पे हमें अथराइज है नहीं, अथराइज तो नहीं है, लेकिन फिर भी कटिंग भी ली जा रही होगी इनसे। हाँ, और ये जवानों से घास भी कटवाया जा रहा है फैमिली क्वार्टर में, बच्चे खेल रहे हैं। वीडियो दूंगा इसको सर, स्क्रीन पे भी आप चलाइएगा क्योंकि इसमें क्लियर दिख नहीं गलत रहा है है। ना सही है, ये आप ही तो मतलब आप लोग को सेना में भर्ती होने के बाद दूसरे काम कराए जाते हैं? थोड़ा सा इसका होना चाहिए या नहीं होना प्रशिक्षण का भी बात है। यहाँ पे बंद होनी चाहिए, ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। इनकी फैमिलियाँ यहाँ पे घूम रही हैं, बच्चे घूम रहे हैं, सब लोग क्या असर घूम रहे हैं। पड़ेगा? हाँ। और हम यहाँ कोर्स करने आए हैं, अपग्रेडिंग कोर्स। और यही हमें साला पेंट कराया जा रहा है। यही अपग्रेडिंग कोर्स है हमारा। अब देखिए, अगर जो हमारा प्रशिक्षण है आप वो न दिलाकर ये सारी चीज़ें कराएंगे, तो जिस दिन युद्ध लगेगा, जिस दिन लड़ाई लगेगी, उस दिन हम क्या कहेंगे कि हम तो आपके मैडमों के कच्चे बनियान धुलते थे, हम आपके पर्सनल बच्चों को घुमाते थे। उस दिन क्या आप मंजूर करेंगे या हमारे देश की जनता मंजूर करेगी इस चीज़ को, कि जो इतने दिन से हमारे टैक्स के पैसे पे जो पल रहे थे, आज जंग हार के आ रहे हैं? उस दिन तो नहीं ना कोई प्रशिक्षण भी नहीं दिया जाता। सर, वही तो मैं चीज़ें कह रहा हूँ। ये देखिए ना कि प्रशिक्षण के नाम पे आप एक अधिकारी के घर में 10 जवान चाहिए, वो प्रशिक्षण नहीं कर सकता, लेकिन 10 जवान उसके घर में सहायक ड्यूटी के लिए चाहिए।
उसके घर में उसका पेंट पॉलिश, जूता पॉलिश, पेंट पॉलिश, बूट पॉलिश, ये सारी चीज़ें, कुत्ते घुमाना, ये सारी चीज़ों के लिए 10 बंदा चाहिए। उसके वीडियो में आपको इसमें भी सुना रहा हूँ, इसको भी चलाइएगा, सुनाइएगा। कितने प्रूफ चाहिए सर, सारे प्रूफ देने के लिए तैयार हूं। आज मुझे कागजात नहीं दिया जा रहा कि एक कागजात दे दिया जाए जिसे लेके मैं न्यायालय जा सकूं और इस चीज़ के लिए दिखा सकूं। सुनिए कि एक अधिकारी घर में कितने कितने जवान जाते हैं। वो तो एडजुटेंट का वाला जो गेट में रहता है ना, उसी को पकड़ा देते हैं। इस वीडियो को भी चलाइएगा सर। एडजुटेंट के घर से वर्किंग वाला को लेना, वर्किंग वाले उधर बैठे होंगे, काफी देर से बैठा हुआ है, बोल रहा था। ज्यादा बंदे गए वर्किंग? 4-5 है ऐसे, 5 बंदे, 5 एक एडजुटेंट के घर में 5 बंदे। अभी और आगे सुनिए। सीओ का घर यही है? वो सीधे ये वाला नहीं है, इससे आगे वाला। और एडजुटेंट टीओटी का और आगे आगे है ये जो फ्रूट दुकान दिख रहा है, उससे लेफ्ट राइट काटना पड़ेगा। ये तो डेली का ही काम है। ये डेली है, तीनों टाइम वर्किंग भी आती है डेली? वर्किंग भी डेली है। आज तो कैसे सीओ 10 बंदे आ गए थे, फिर 10 पीछे बंदे। से सीएचएम आके बोला कि यार एक सीईओ के घर में 10 बंदे आ गए थे, एक एडजुटेंट के घर में 5 बंदे हैं। ऐसे सोचिए कि एक यूनिट में कितने अधिकारी हैं और हर अधिकारियों के घर में ऐसे 5 बंदे, 8 बंदे, 4 बंदे, 3 बंदे, 2 बंदे। मतलब जैसे मेला लगता है जानवरों का, वैसे जवानों को बेचा जाता है। बोला मेरे घर में 5 जवान आज चाहिए। सोचिए, जो जवान देश की सेवा करने के भाव से सेना में भर्ती होता है कि मैं चल रहा हूँ देश की सेवा करने, उस जवान को एक अधिकारी कहता है तेरी औकात यही है बूट पॉलिश करना, तेरी औकात यही है कि हमारे बक्से उठाना, हमारे बच्चों को घुमाना। तो सर ये तो मैं नहीं सोच सकता, ये मैं मान नहीं सकता कि एक सिपाही की औकात यही होनी चाहिए। आपने करने से मना कर दिया? सर बिल्कुल, मैंने कहा मुझे लिखित में नहीं, ठीक चाहिए। है, ठीक है, नहीं आप नहीं, बताइए। मैं वो भी दिखाता हूँ। मैंने नहीं, कहा ठीक है, आप कि बताइए ना। मुझे हाँ। लिखित में चाहिए। कि मुझे ये सब काम करने हैं। नहीं, हाँ, कि अगर देश सेवा ये है, हम्म। सच्ची देश सेवा ये है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सर मुझे लिखित में चाहिए। अब सुनिए। आया था। हाँ सीएचएम सर, मैं आ गया यहाँ पे, पुष्पेंद्र सर को रिपोर्ट किया। हाँ हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि भाई सिपाही यहाँ आता है, वही कोई आता है गेस्ट तो उनको चाय पानी पिलाना पड़ता है, ट्रे दिखाना पड़ता है, ये वो। हाँ, तो ये काम तो मेरे से नहीं हो पाएगा सर। अच्छा। हाँ, बोले नहीं, सिपाही का काम यहाँ यही है। हाँ, तो भी आप बोले आप फिर बता दो, और बाकी बोले वो पूरा झाड़ू पोछा करना होगा आपको। हाँ 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 हाँ। मैं बोला सर फिर अभी बताओ आप फिर क्या करना है। अभी मैं वर्किंग के लिए, काम करने के लिए, जैसे ऐसे कहीं घास फूस काटना हो, ये सब कुछ हो तो बताओ। बाकी तो बोले नहीं ऐसा तो नहीं कुछ है। हाँ, तो बोले आपको बताने के लिए। अच्छा, अब मैं क्या ही कहूँ, क्या ही कहूँ अभी। तो झाड़ू पोछा वगैरह तो नहीं करोगे? झाड़ू पोछा जैसे थोड़ा बहुत होगा तो कर देंगे। अभी पूरी सार्वजनिक स्थान में पूरी मूवी पिक्चर हाल चल रही है, कहाँ से लोग पूरा थोड़ी हो तो सब मिलके करते होंगे, ये थोड़ी कि एक के ऊपर डाल देगा। वो तो सर हमें बोले कि सिपाही का यहाँ पे सिपाही ही करेगा, ठीक है। हाँ, तो ये कोई बात, सिपाही में वो फिर लिखित में मुझे भी चाहिए। मैं यही बोल रहा हूँ सर, आप लिखित में दे दीजिए। यानी आपने कहा कि हमें लिखित में दे दीजिए जो हमसे काम करवाए जाने हैं, और आप दे दीजिए फिर हम करेंगे। बिल्कुल सर, अगर आप देश सेवा ये कह रहे हैं कि यही काम अगर आपका है, यही देश सेवा है, तो आप लिखित में दे दीजिए, हम करने के लिए तैयार हैं। देश सेवा के नाम पे कुछ भी होगा सर, हम करने के लिए तैयार हैं। देश सेवा से पीछे नहीं हटेंगे। वही देखिए। अच्छा चलिए, मैं एक चीज़ आपसे सवाल लेता हूँ यहाँ पे। मुझे ये बताइए कि हमने सुना कि आपको भगोड़ा घोषित कर दिया गया था, ठीक है, कब किया गया? सर ये कुछ 2023 जब मुझे लोग जान से मारने के लिए 6-7 जवान आए हुए थे, 5-6 जवान, थोड़ा सा इसको पकड़िए इसे। तो उस टाइम पे जब मैं सबको रिपोर्ट करता हूँ, अपने अधिकारियों को सबको बताता हूँ, तो पहले लोग मना करते हैं उस चीज़ के लिए। बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप झूठ बोलते हैं। जब मैं इनको पकड़ के जब लोगों को दिखाता हूँ, ये भी वीडियो आप दिखाइएगा, हैं लोग आते हैं। जब मैं अधिकारी से बात करता हूँ, बोला ऐसा कुछ नहीं यादव, तुम झूठ बोल रहे हो। और किस आर्मी एक्ट के तहत ये सारी चीज़ें आती है, अगर आप उसमें चला सकना तो इसको चला दीजिएगा, मेरी वाणी को रोक के। फिर मैं अधिकारी से बात करता हूँ तो एक तरफ वही अधिकारी फिर क्या कहती हैं कि ये सारी चीज़ें ऊपर
ऊपर हमारे घर में आए थे, मैंने आपको पहले ही इन्फो किया था पहले, तो आपने सीधा बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं यादव, आप जो सच झूठ बोल रहे हैं। तो आज मैं उनको पकड़ के मैंने वो प्रूफ दिया है आपको कि ये आज ये 5 दिन की बात नहीं साहब, ये आज 10 दिन से इस होटल में ठहरे हुए हैं। और ये कौन सा एक्ट कहता है कि ये जवान, एक जेसी और 5 जवान, 1-2 जवान नहीं 5 जवान एक होटल में, वो भी सिविल ड्रेस में ठहर के अटेम्प्ट टू, मतलब वही किल करने के लिए हमारी प्लान, आपके प्लान के मुताबिक आप किल करवाना चाह रही हैं, हमारी हत्या करवाना चाह रही हैं। आर्मी मेरी कोई भी एक्टिविटी विदाउट सीनियर के डिसीजन के नहीं होता है। अभी सीनियर के ऊपर लेके चली गई, प्लस सीनियर की विदाउट परमिशन के नहीं होता, यानी जो हो रहा था वो सीनियर की निगाहों से हो रहा था। अब वो सीनियर जो होगा वो कहेगा और ऊपर से हो रहा है, यानी ये कौन करवा रहा है? मैं वही पूछना चाहता हूँ, भाई ये जांच कराइए क्यों ऐसा हो रहा है, कहाँ से ये लोग आ रहे हैं। तो और तमाम उसके वजहों से बाद आपको अभी जैसे आपने कहा कि भगोड़ा आपको कब किया गया, इसी के बाद इसके बाद जब जान से मरवाने की सारी कोशिशें हो जाती हैं, मैं वही बार बार गुहार लगाता हूं कि सर हमारी हत्याएं हो जाएंगी, हम किस तरीके से यूनिट में आ सकते हैं। जब हम अपने घर पे सेफ नहीं हैं तो हम कैसे यूनिट में आके अपनी जान को बचा सकते हैं? हमारे लोग ही हमारी जान के पीछे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये कह दिया कि जवान, वहाँ के अधिकारी जो हैं हमसे ऐसा काम करवाते हैं, वहाँ का जो प्रशिक्षण है वो हमें नहीं दिया जाता। यही लेटर हमने अपने सबको लिख के दे दिया था, रक्षा मंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय, सबको हमने लिख दिया था। तो अब यही मेरा गुनाह था कि हमने अपना सच्चा फर्ज निभाया था कि जो जवानों के साथ ऐसा शोषण नहीं होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे आपने कहा भगोड़ा घोषित कर देना, उसी के बाद मुझे भगोड़ा घोषित कर दिया जाता। क्यों? क्योंकि कलम उनके पास है, लिखने की पावर उनके पास है, हमारे पास यही पावर है कि हम एक हाथ में ऐसे कटोरा लेकर के, एक हाथ में तिरंगा लेकर के बस न्याय मांग सकते हैं। अब वो न्याय धीरे धीरे ऐसे मांग मांग के 7 महीने हो गए, लेकिन न्याय नहीं मिल सकता। देश की जनता के पास, आप लोगों के माध्यम से अभी हमें रोड पे उतर के, ये क्या है आपके? ये वही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो कलम उनके हाथ में, जो कुछ भी लिख देते हैं। अभी देखिए, एक तरफ कमान अधिकारी, आप पढ़िए, कमान अधिकारी 12 कोर सिग्नल रेजिमेंट। हाँ, आप पढ़िए सर। कमान अधिकारी 12 कोर सिग्नल रेजिमेंट अरेन द्वारा प्रशंसा पत्र, ठीक है, ये आपके लिए प्रशंसा पत्र दिया गया है। और इसमें ये आगे से पढ़िए सर, इसमें क्या कहा जा रहा है? थोड़ा सा प्रशंसा पत्र दिया गया है, लेकिन ये एच के यादव 12 को सिग्नल रेजिमेंट अरेन में सेवा करते हुए सार्थक कर्तव्य निष्ठा एवं कार्य दक्षता का परिचय देने और यूनिट में अन्य लोगों को उदाहरण प्रस्तुत करने पर मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। अतुल नैयर कर्नल हैं, कमान अधिकारी हैं, और 2 जुलाई 2022 को आपको दिया गया। 2 जुलाई 2022 को। अब वही कलम की ताकत देखिए सर, ये जनसत्ता ब्यूरो अखबार, वही कलम की ताकत। 31 जनवरी 2024 का। अब इसमें पढ़िए इसको। सिग्नल मैन हरेंद्र कुमार यादव का हुआ कोर्ट मार्शल। पढ़िए यहाँ। 30 जनवरी, सोशल मीडिया में गलत सूचना और प्रचार के जरिए छवि धूमिल करने के मामले में सेना ने अपने एक जवान सिग्नल मैन हरेंद्र कुमार यादव का कोर्ट मार्शल कर दिया है। वह 2015 से सेना में शामिल हुआ, 2015 में सेना में शामिल हुआ और इसके करीब 2 साल तक सेवा देने के बाद 2017 में यानी आप फरार हो जाते हैं। इस स्टेटमेंट के मुताबिक सेना ने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान सिग्नलमैन हरेंद्र कुमार यादव की तमाम गतिविधियां काफ़ी आपत्तिजनक रही। इसमें जबलपुर में सेना के सिग्नल प्रशिक्षण केंद्र में एक तकनीकी पाठ्यक्रम से अनुपस्थिति, प्रशिक्षण गतिविधियों को गुप्त रूप से फिल्माना शामिल है। सेना से भागने के बाद वह दोबारा कभी वापस नहीं लौटा। तो जब 2017 में भाग गए थे, वापस कभी नहीं लौटे और अवैध गतिविधियों में आप लिप्त रहे, तो फिर ये 22 में सम्मान कैसे मिल रहा है आपको? यही तो सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यही कलम की ताकत है ना सर, यही कलम की ताकत है कि एक तरफ ये प्रशंसा पत्र दिया जा रहा है, एक तरफ कुछ भी मेरे बारे में, मेरी छवि को धूमिल करने के लिए कुछ भी लिख दिया जा रहा है। यही कलम की ताकत है। इसी कलम की ताकत की बदौलत मुझे कभी भगोड़ा दिखाया जा रहा, कभी मुझे अब सेना के अंदर लिया भी नहीं जा रहा, इसी कलम की ताकत की वजह से। इसीलिए एक हाथ में कटोरा लेकर के हम न्याय मांग रहे हैं, सर न्याय दे दो, सर न्याय दे दो। क्यों जवानों के साथ ऐसा किया जा रहा है? इसी न्याय को मांगने के लिए आप अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए विपक्ष के उस वक्त के सबसे बड़े चेहरे और इस वक्त के भी सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी के पास गए। सर बिल्कुल, जब हम ये कह रहे हैं, जब हमें कोई कागज नहीं दिया जा रहा, हम क्या लेके कोर्ट में जा सकते हैं? रक्षा मंत्री ने भी आपकी बात को दरकिनार कर दिया, नहीं सुना गया वहाँ तो अभी जब पहले हम किसी नेता से मिल नहीं सकते सर, आप जान ही रहे हो कि हमारी इतनी, हम लोअर घरानों से आने वाले किसी किसान, गरीब परिवार, मजदूर, दबे कुचले घरों से आने वाले हम जवान होते हैं। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, जौनपुर जिले से, ठीक है,
और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जो नेता जिनको माना जाता है, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, फिर अखिलेश यादव है ना, जो कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अभी हाल ही में उन्होंने मंगेश यादव का मामला उठाया, जो इनकाउंटर आवाज़ उठाई। हरेंद्र यादव थे, उन्होंने प्रेमचंद यादव का भी पीछे आवाज़ उठाया, तो उनको देवरिया में एक नरसंहार कांड हुआ था। ठीक है, मैं उसमें नहीं जाता। मैं यादव बताने से ये पूछना चाहता हूं कि कभी हरेंद्र कुमार यादव को नहीं लगा कि मैं अखिलेश यादव से मिल करके अपनी बातों को रखूं, अपनी समस्याओं को रखूं और कहूं कि भैया, जब आप एक इनकाउंटर में मारे गए मंगेश की आवाज़ उठा सकते हैं, तो हरेंद्र कुमार यादव जो सेना में अपनी सेवा देने के लिए गया था, उसकी आवाज़ काहे नहीं उठा रहे? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम अखिलेश यादव जी से इसलिए नहीं मिले कि एक तो पहले ही एक आध दो वीडियो ऐसे तैर रहा है, बोला कि यादवों को ही समस्या हो रही है, जो कि अभी मैंने आपको लोगों तमाम की आम धारणा एक तो बनी हाँ ही हाँ है। तो आपको इस वीडियो से पहले भैया जी को और आपको भी मैंने तमाम विजुअल दिखाए कि बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं बोल पाते हैं, और ये भाई यादव नहीं है, ये साथ में जो भाई खड़ा है चंदू चौहान। लेकिन फिर भी मैं मुख्यमंत्री महोदय, पहले तो नेताओं से हमारी औकात नहीं है, चाहे वो यादव हो या कोई भी हो, हम नहीं मिल सकते, क्योंकि इतनी वही आपको बता रहा हूँ, इतनी बड़ी सिक्योरिटी कि हम नहीं मिल सकते। हमारे देश में 400 kg RDX आ सकता है, लेकिन इतनी बड़ी सिक्योरिटी हमारे देश की कि हम एक जवान किसी नेता से नहीं मिल सकता, किसी नेता से बिना परमिशन, बिना उसके नहीं मिल सकता, क्योंकि वहाँ पे इतनी बड़ी सिक्योरिटी है। लेकिन उसी देश के अंदर जो सिक्योरिटी कर रहा, उसके अंदर 400 kg का RDX आ जाता है। ये हमारे देश का सोचने जिसके बाद पुलवामा हुआ। हाँ, और वो 40 जवानों का गुनाहगार कौन है? वो चलो खैर वो सब बातें बात का मुद्दा हो गया। आप अखिलेश से मिले कि नहीं? मैं वही आपको बता रहा हूँ, जब मैं मुख्यमंत्री महोदय जी से मिलने गया, वहाँ पे उनसे नहीं अपने प्रेजेंट टाइम के योगी आदित्यनाथ, हाँ, तो वहाँ पे हमारी मुलाकात नहीं हो पाती। अच्छा। दरबार में मुझे बुलाया जाता है, दरबार में जाता हूँ, वहाँ पे हमारी मुलाकात नहीं होती। वहाँ के जो उनके अधिकारी होते हैं, ARO PRO जो भी होते हों, वो ले लेते हैं लेटर। बोला ठीक है। मैं सोचा सर मुझे मिलना है मुख्यमंत्री महोदय जी से। बोला ये आपका मुद्दा केंद्र का है, आपका केंद्र का मुद्दा है, आप यहाँ पे क्या करने? हम कहे सर हमारे सूबे के मुख्यमंत्री महोदय हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, और वही नहीं, देश में इनका लोहा माना जाता है, सबसे नंबर 1 मुख्यमंत्री में आते हैं। आप कह रहे हो एक सेना के जवान के लिए कुछ नहीं कर सकते, और उन्हीं के प्रदेश के अंदर मेरी हत्या कराने की कोशिश हो रही है सर। तो उसके बाद मुझे जब पहले तो भेजा नहीं जाता, बोला वर्दी में आप नहीं जा सकते। ये मैं उनसे सवाल करता हूँ सर लिखित में मुझे दे दीजिए, क्यों एक जवान वर्दी नहीं पहन सकता? तमाम वर्दी में फोटो ट्वीट किए जा सकते हैं, वोट बैंक के लिए तमाम सारी चीज़ें आ सकती हैं, तो क्या एक जवान वर्दी में अपने नेता, अपने मुख्यमंत्री, अपने रक्षा मंत्री से नहीं बोला क्या उन्होंने? तो वहाँ पे हमें यही बोल दिया गया कि आप मठ में जाइए गोरखपुर, वहाँ रविवार या शनिवार को शायद आपकी मुलाकात हो। लखनऊ में मुलाकात नहीं हुई? लखनऊ में नहीं होगी। वहाँ से जब हम बाहर निकल के अपनी पीड़ा को इन्होंने एक चैनल खोला, उस पर जब हमने अपनी बात को रखा, तो रखने हमें नहीं दिया गया, वहाँ से हमें भगा दिया गया। बोला ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, आप इधर से निकल जाइए, यहाँ वीडियो नहीं बना सकते, ना ही यहाँ पे कुछ बोल सकते। उधर से हम ऐसे बोलते हुए सामने जा रहे थे, वहाँ पे अखिलेश यादव का बगल में ही है। तो वहाँ पे जैसे ही हम गए, तो वहाँ के जो उनके कार्यकर्ता थे, उन्होंने बोला हमारे नेता जवानों के लिए सम्मान करते हैं, जवानों की बात को सुनते हैं। उनके पिताजी रक्षा मंत्री भी रह चुके थे अपने समय में। रक्षा मंत्री का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर, उन्होंने जवानों की हत्याओं को रोका था। उनकी वजह से हमारी डेड बॉडियां घर आती हैं सर, नहीं तो पहले एक कैप और बेल्ट आ जाता था, लेकिन उन्होंने संतोष करना पड़ता था। हाँ, लेकिन उन्होंने, और ऐसे कैप बेल्ट न जाने कितने जवानों को मार के भेज दिया जाता था। बोला तुम्हारा जवान शहीद हो गया, तुम्हारा बेटा शहीद हो गया। लेकिन उन्होंने जब ये पहल की कि जब जो भी जवान जहाँ पे शहीद होगा उसकी डेड बॉडी घर पे जाएगी, तब से जवाब थोड़ा सा, लेकिन अभी भी बहुत हत्याएं हो रही, इसीलिए कह रहा हूँ। तो हाँ वही आ रहा हूँ सर। वहाँ से जब मैं वहाँ पे जाता हूँ तो वहाँ पे कहा जाता है कि हमारे नेता मिलेंगे। हम पूरे दिन वहाँ पे बैठे रहते हैं, हमें कहा जाता है आप एक एप्लीकेशन लिख के तैयार कर लीजिए, वो मिलेंगे। पूरे दिन वहाँ पे बैठे रहते हैं, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हो पाती। जैसे उनका काफिला निकलता है, हम लोग वहीं पे बैठे रहते हैं, उनके काफिले के आगे हम लोग आ जाते हैं। हम दोनों जवान उनके काफिले के आगे आते हैं। काफिले के आगे मतलब साइड में ही आके ये वर्दी, ये झंडा, ये कटोरा लेके वो देखते हैं, काफिला रोकते हैं, देखिए उसमें, और रोक के वो पूछते हैं क्या है। हमारे पास जो हमने लिखा था एप्लीकेशन, उनको हम पकड़ाते हैं, बोले 10 बजे आ जाना कल।
जब हम अगले दिन 10 बजे जाते हैं तो हमारी मुलाकात नहीं हो पाती। शाम को ये बोल दिया जाता है, सुबह से हम बैठे रहते हैं, शाम को 4 साढ़े 4 बजे बोल दिया जाता है बाई मिस्टेक सिक्योरिटी के आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। मतलब सिक्योरिटी से कुछ हो गई, आप लोग कहाँ थे, क्या थे, पता नहीं चल पाया, ये वो। हम दोनों भाई बहुत निराश होकर फिर वहाँ से वापस आते हैं कि ये कितना बड़ा पूर्व मुख्यमंत्री खुद मिल के कह के खुद टाइम दे के, और फिर ये क्या मजाक तो नहीं चल रहा हम लोगों के साथ। लेकिन फिर ये कहा जाता है कल 10 बजे आइएगा। फिर हम एक संतोष लेकर के अपने दिल में फिर जाते हैं कि शायद कोई हमारी बात को शायद सुन ले। वहाँ पे जाते हैं तो बहुत आश्वासन दिया जाता है। वो आश्वासन आप पूछ सकते हैं। मुलाकात हुई थी? बिल्कुल मुलाकात हुई थी, पूछिए भाई से। बहुत क्या क्या कहा था उन्होंने? किस तरीके उन्होंने से कुछ मिलना, नहीं किस बोला, तरीके आओ से बोला बोलना। क्या चाहते हो आप, क्या समस्या है बुलाओ बोला। जब हमने सारी चीज़ बताई बोला आओ अभी हम कर देंगे सब कुछ। और बिल्कुल, उन्होंने ये चिटिया सारी की चीज़ें- तरह ये पूरा हाँ। लेके आए, फोटो खींचा, बाइट लिया, बिल्कुल वर्दी में सब कुछ, हर वर्दी में तरीके ही, से। कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई कुछ नहीं। प्रोटोकॉल नहीं बोला, हम और आपके लिए करेंगे करेंगे लेकिन बोला, अभी पर हम अभी वही तक कुछ इंतजार कर रहे हैं। अभी तो कोई नहीं किया सर। 2 दिन हुआ, 2 दिन हो गया, कितने कितने दिन की बात है ये? ये 2 दिन हो गया सर। अच्छा। आज ये दूसरा दिन है। अच्छा। दूसरा, हाँ तीसरा। दूसरा या तीसरा दिन है सर। उन्होंने कहा है, आश्वासन दिलाया है कि नहीं हम आप लोगों के लिए करेंगे। कुछ नहीं हुआ। अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये नहीं बताया। 2 मिनट करीब हमारी मुलाकात 2 ढाई 3 मिनट की हुई थी। तो उसमें उन्होंने हमारी बातों को सुना, हमारी बाइट लिया, हमारे साथ ऐसे बीच में खड़े हुए थे, एक तरफ ये भाई एक तरफ मैं, ऐसे ही फ़ोटो खिंचाया पूरा। एक तिरंगा कटोरा जो हमारा जो पीड़ा था, उन्होंने हमसे पूछा कि आपकी क्या पीड़ा, कैसी मदद आप हमसे चाहते हैं। हमने यही कहा था सर रक्षा मंत्री अब महोदय से जांच करा दीजिए। आखिरी और अहम सवाल, आपको लगता है कि आप लोगों के साथ न्याय होगा? सरकार और सर, सिस्टम न्याय आप लोगों की बात को सुनेगी? अगर लगता तो हमें मजबूर होके अपने ही हिंदुस्तान की अपनी ही सड़कों पे जिसकी हम हिफाजत करते हैं, उसी अपने देश में एक हाथ में कटोरा और एक हाथ में तिरंगा लेकर रोड पे नहीं भटकना पड़ता सर। अगर न्याय दिलाना होता, मैं चाहे अखिलेश यादव जी हों माननीय, चाहे अपने मुख्यमंत्री महोदय जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे रक्षा मंत्री महोदय जी हों, सर ज़्यादा से ज़्यादा सर 1 दिन में हो सकता है, 1 दिन में हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा सर। सर 1 लेटर लिखा जा सकता है रक्षा मंत्री के द्वारा, लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा 1 लेटर लिखा जा सकता है सूबे के हमारे जो आपने कहा ना पूर्व मुख्यमंत्री यादव वाली जो आप बात कर रहे हैं उनके द्वारा, कि रक्षा मंत्री महोदय जी 2 जवान घूम रहे हैं, इस तरीके से भटक रहे हैं, एक बार इनकी जांच करा दीजिए। क्यों जवानों की हत्याएं हो रही हैं, क्यों ये कह रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। ये सारी चीज़ों की 1 दिन में कम से कम 1 लेटर लिख के इन चीज़ों को निवारण किया जा सकता है, इसके लिए अप्रोच किया जा सकता है। लेकिन अब वही है सर कि अगर कोई करता तो हम ऐसे भटकते नहीं सर, हम ऐसे दर दर भटकते नहीं। तो जब तक आप लोगों को न्याय नहीं मिलेगा ऐसे ही दर दर भटकते रहेंगे। अब सर देखिए हमारे पास एक ये चारा है कि हम अपने जो नेता, इन लोगों को हमारी देश की जनता ने ही बैठाया है। तो अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री महोदय, जब हम रक्षा मंत्री महोदय जी से नहीं मिल सकते, वो इतने बिजी हैं, तो प्रधानमंत्री महोदय जी से तो नहीं मिल सकते, आप समझ ही सकते हो। उनके पास तो बहुत सारा, उनके पास विदेशों का भी, अंदर का भी बहुत सारा कार्य है। तो अब हम उनसे नहीं मिल सकते, तो हम अब वहीं पे बनारस संसदीय क्षेत्र में उनके, अब वहाँ की जनता से, देवतुल्य जनता जिसे बनारस जाने का प्लान है, बनारस जाने का प्लान है। बिल्कुल सर, वहाँ चल के हम वहाँ से अपनी अर्जी लगाएंगे कि साहब हमारी भी पीड़ा को सुनिए। शायद हम जौनपुर में, लखनऊ में कहीं पे घूम रहे हैं तो शायद हमारे प्रधानमंत्री जी तक हमारी बात नहीं जा रही, लेकिन अगर उनके संसदीय क्षेत्र में शायद चल के अगर हम अपनी पीड़ा को कहेंगे, वहाँ के जो डीएम महोदय होंगे, जो उनको अगर हम अपना प्रार्थना पत्र देंगे कि सर हमारी जाँच करा दी जाए, सर जवानों की हत्याएँ रोकी जाए, सर जवानों के साथ न्याय कराया जाए, तो शायद अगर वो नहीं करेंगे तो वहाँ की जनता जो हमारे उस क्षेत्र की आएगी, जो उन्हें चुन के जो इतना बड़ा कर्तव्य निर्वहन करने का जो अधिकार देती है, उन अपने देवतुल्य जनता के पास हम चल के अपनी पीड़ा को बताएंगे। चलिए, हमने बातचीत किया हरेंद्र कुमार यादव से, और उनके साथ में चंदू चौहान हैं जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उनकी कहानी हमने पिछली वीडियो में बताई ही थी, और आप समझिए कि पूरा खेल क्या है। आपको तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे राहुल गांधी के मिल जाएंगे, जिसमें एक मोची की दुकान पे जाते हैं तो फिर उस मोची के दिन बदल जाते हैं। एक सैलून में जाके रायबरेली के दाढ़ी बनवाते हैं तो सैलून वाले के दिन बदल जाते हैं। और अभी कल के डेट में 13 तारीख को ढेर सारा साजो सामान उनके यहाँ पहुँच जाता है।
और उसके भी दिन, उस सैलून वाले के भी दिन बदल जाते हैं। लेकिन हमारे सेना के जवान जब उनसे अपनी समस्याएं कहते हैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन होने की हैसियत से अगर राहुल गांधी सदन में जो आवाज़ उठाते हैं देश के तमाम मुद्दों पर, अगर सेना के जवानों के भी मुद्दे को उठा दें तो सच में सेना के जवानों की ज़िंदगी में बहुत बेहतर परिवर्तन हो सकता है। आपको याद ही होगा कि हमारे सेना के एक जवान ने सेना में जवानों को दिए जा रहे खाने का जब सवाल उठाया तो उसे बीएसएफ से बर्खास्त कर दिया जाता है और वो इतना मजबूर हो जाता है अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए कि कहाँ से चल कर के आता है और प्रधानमंत्री को उसी संसदीय क्षेत्र वाराणसी से वो चुनाव भी लड़ता है, जिसे लड़वाते भी अखिलेश यादव और तमाम विपक्ष के नेता हैं। ठीक है, तो आप सोचिए कि देश के किसी हिस्से से सेना के जवान को न्याय पाने के लिए आके चुनाव लड़ना पड़ता है। देश के महाराष्ट्र राज्य से अपने लिए न्याय की उम्मीद मांगने निकले चंदू चौहान को हरेंद्र कुमार यादव का जब साथ मिलता है तो चंदू को लगता है कि अगर हम लोग मिल करके एक से भले दो या एक एक करके 11 मिल करके जब हम अपनी आवाज़ को उठाएंगे तो हमारे साथ जो हमारे अन्य सेना के जवान जो जा करके ड्यूटी करते हैं, अधिकारियों के घरों में उनके बच्चों को घुमाते हैं, टहलाते हैं, फिराते हैं, और इन्होंने जो कुछ भी कहा वो आपने सब वीडियो में सुना है कि अधिकारियों की पत्नियों के बच्चों के कपड़ों तक को धुलवाया जाता है, झाड़ू पोछा लगवाया जाता है, जिसके लिए हमारे देश के जवान कतई नहीं बने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जिम्मेदारों तक ये वीडियो पहुँच सके और देश के जवानों के साथ न्याय हो सके। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।